किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज की किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सब्जियों में सूत्रकृमि की रोकथाम पे, और साथ में चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत खुम्ब की अधिक पैदावार पे, और इसके अलावा प्राकृतिक खेती के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और प्राकृतिक खेती में गोबर, पानी और खाद के महत्व पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा और भी कुछ समसामयिक विषयों पर भी बातचीत करेंगे। और शुरुआत करें चर्चा सब्जियों में सूत्रकृमियों की रोकथाम पर। किसान भाइयों, वैसे तो सूत्रकृमि जो है हर साल लगभग सारी जितनी भी फसल हैं उन अपनी चपेट में ले हुए हैं, लेकिन सब्जियों पे भी इनका हमला जो है कुछ ज़्यादा ही देखा गया है। ख़ास तौर पर टमाटर, मटर, मिर्च, गाजर, मूली, घिया, इन किस्मों में जो है सूत्रकृमि जो है अपना ज़्यादा नुकसान दिखाओ है। खासकर यह जो पौधे की जड़ है, उसके अलावा जो पौधे का तना है और जो पत्ती हैं, उस पर भी कई बार हमला करते हैं, और सब्जियों में सूत्रकृमि ज़्यादातर जड़ पर हमला करते हुए देखे गए हैं, और जड़ पर हमला करके भाइयों ये जड़ ने गांठ में बदलता है। और सूत्रकृमि सब्जियों में जो है एक खास किस्म की जो बीमारी है जिसने को है जड़ गांठ रोग, इस रोग ने पैदा करता है। और इस बीमारी के कारण पौधे की जड़ है उनमें गांठ बढ़नी शुरू हो जाए, यानी कि पौधा की जब जड़ बढ़नी शुरू हुई, जड़ बढ़नी शुरू होने जो है वो इसने गांठ में बदलता है, और गांठ में बदलने की वजह से जो पौधा जो जड़ तक अपना सारा पोषक तत्व ले है वो सारे पोषक तत्व रुक जाए और पौधा जो है सूखना शुरू हो जाए, और फिर इससे जो किसान भाइयों ने नुकसान उठाना पड़ा है सब्जियों में, और जो पौधे की बढ़वार है, पैदावार है, वो सब रुक जाए। और फसलों में ज़्यादातर बीमारियां जिस तरह फफूंद है, कीटाणु हैं और विषाणु हैं, उसके द्वारा हम देखा है फैलना है, लेकिन सूत्रकृमि यानी कि जो नेमाटोड है वो भी सब्जियां ने नुकसान पहुँचा कर हमारी पैदावार ने कम करा है। और सूत्रकृमि जो है वो बारीक धागे जिसे छोटा छोटा सा एक जीव है जिन्हें हम नंगी आँखों तो नहीं देख सकते, लेकिन सूत्रकृमि जो है पौधे की जड़ा ने खाकर पौधे ने नुकसान ज़रूर पहुँचा हुआ है, और इसके कारण भाइयों सब्जियों की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, और किसान भाइयों ने जो इसका नुकसान है वो उठाना पड़ा है। और ख़ासकर भाइयों सब्जियों में जो जड़ गांठ रोग है वो मिलाई डोगाइनी नामक जो सूत्रकृमि है उसकी वजह से फैला है, और भारत में जो है पूरे देश में लगभग सब्जियों की जो औसत पैदावार है इसी सूत्रकृमि की वजह से लगभग 10 से 15% तक कम हुआ है। और इससे पैदा होने वाली जो जड़ गांठ बीमारी है उसके बारे में किसान भाई वैसे तो ज़्यादातर नहीं जानते, जिसके चलते इस बीमारी की पहचान करना भी मुश्किल हो जाए और सब्जियों में जो है नुकसान हो जाए, यानी किसान भाई जो है अपने नुकसान ने रोक भी नहीं पाते। और सूत्रकृमि के खेत में पहले तक मौजूद होने के कारण भाइयों फसल में जब जड़ की बढ़ोतरी होनी शुरू हो है तो ये सूत्रकृमि जड़ पर हमला करके जड़ा न जो है गांठ में बदलता है, जिससे पौधे की जो बढ़ोतरी है उसकी बढ़वार है वह रुक जाए। तो बात करें जो जड़ गांठ रोग है उसकी पहचान किस तरह करें और किस तरह हम इस बीमारी पर नियंत्रण पाएं। किसान भाइयों, जिन खेतों में सूत्रकृमि पहले से मौजूद हों उन खेतों में पौधे जो है पीड़े पड़कर गिरने शुरू हो जाए, यह इसकी पहचान है। और पौधे की जो ज़मीन तक पोषक तत्व लेने की जो ताकत है वह भी धीरे धीरे कम हो जाए, और पौधे की जो बढ़ोतरी है उसका बढ़वार है वह भी रुक जाए, और जड़ों में जो गांठ है वो बन जाए हैं, जिसके कारण पत्ती का जो आकार है वो छोटा होना शुरू हो जाए और वो सिकुड़नी शुरू हो जाए।
और खेत में किते किते तो इसका असर इतना देखने मिला है कि आक्रमण जो है वो ज़्यादा होने पर जो है प्रभाव पूरी तरह से पूरी फसल पर देखा जावा है। जिन खेतों में भाइयों जड़ गांठ सूत्रकृमि का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है उनमें फसल चक्कर जरूर अपनावें। तो इनकी हमने अब वो विधि देखनी है कि जिस तरह हम जड़ गांठ रोग की पहचान तो हमने कर ली कि जो है पत्ते पौधे पीले पड़ने शुरू हो जाए हैं, ताकत कम हो जाए पौधे की, और आहिस्ता आहिस्ता जो पत्ती में सिकुड़नी शुरू हो जाए हैं, और कई बार पूरे खेत में इसका प्रकोप देखा है। तो ये तो हो गए उसने पहचान के तरीके। और अगर हमें इस पर नियंत्रण करना है तो ध्यान रखना है कि जिन खेतों में जड़ गांठ सूत्रकृमि का प्रकोप ज़्यादा है उनमें हम फसल चक्कर जरूर अपनावें, क्योंकि फसल चक्कर अपना के भाइयों काफ़ी हद तक इस समस्या का हम छुटकारा पास का है। और धान की फसल वाले जो खेत हैं उसमें अगर हम सब्जी उगावें तो सूत्रकृमि का नुकसान हमने ना के बराबर झेलना पड़ेगा। दूसरा, मई और जून के महीने में जब भी खेत खाली पड़े हो तो उस समय जो है खेत ने लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई तक उसकी जुताई करके और 15 दिन के अंतर पे भाइयों मिट्टी पलटन वाले हालते जो है दूसरी जुताई जरूर कर दें। और जुताई के दौरान निकलने वाले जो जड़ हैं जो गांठ हैं उन्हें इकट्ठा करके जला दें। और जिन खेतों में सूत्रकृमि का प्रकोप हो उनमें नीम, महुआ, करंज या जो अरंडी है उसकी खड़ी डालन से भी जो है सूत्रकृमियों की संख्या में हम काफ़ी हद तक कमी ला सके हैं। और साथ में ऐसी किस्म का किसान भाई चुनाव करें जिन पर सूत्रकृमियों का हमला कम से कम हो। जिस तरह टमाटर की निमोटेक्स है, NTR1 है, SL 120 है, हिसार ललिता है। तो इस तरह की जो अच्छी किस्म जो सूत्रकृमि विरोधी है इस तरह की किस्म हम इस्तेमाल करके जो है सूत्रकृमियों का प्रबंधन कर सके हैं। या तो बात करें भाइयों सब्जियों में जो है सूत्रकृमियों की रोकथाम किस तरह करें। और भाइयों मौसम में भी जो है लगातार बदलाव होने लग रहा है, फिर बादल जो छा रहे हैं और बारिश है, तो मौसम का पूर्वानुमान क्या है इसके बारे में भी एक बार सुनना भाई। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों जिले का आज का अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 62% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 12 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तन से रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट आने, हवा की गति सामान्य रहने, बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने के साथ 11 अक्टूबर तक कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों पूर्वानुमान में अनुमान है कि कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, तो आप अपनी फसलों में सिंचाई छिड़काव रोक लें तथा फसलों की बुआई भी रोक लें। धन्यवाद। ये तो बात है भाई मौसम की, और साथ में चर्चा कर लें कि कल के किसान वाणी कार्यक्रम में किस विषय पर बात होगी। कल भाइयों दिन है मंगलवार और कार्यक्रम होगा फोन इन, और फोन इन कार्यक्रम में कल चर्चा का जो विषय है वो है फल वाले बागों की सही प्रबंधन पे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर देवेंद्र चहल। और जिन किसान भाइयों ने फल वाले बाग लगा रखे हैं तो वो अपने इस कार्यक्रम में जो भी समस्या है उसके लिए फ़ोन कर सके हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सके हैं। और भाइयों इब करवाओ मनोरंजन, सुनायो लोकगीत। और काली घटा हुई बहर सण ने हम भटका थे तेरे दहर सले न ले कह चाले पड़ा किर सले न गोकुल की
आज मेरा सांस अधर में छूटे, आज मेरा सांस अधर में छूटे, वो छूटे जब भाई ही मर जा, भगवान कोई वीर गुजरी जा, एरा बाप के आगे पूत ही उतरी जा, फिर कुछ जीना नहीं। चूम लू तेरे भूरे भूरे हाथ, चूम लू भूरे भूरे हाथ, आधी ही राते मावला चिड़ गया, भूल करी घर तहल कर गया, एरा काडे खड़ा जल में रह बैठ गया है, जय जमुना ओ माई, ओ काली घटा। सरज पूत जात के साथी रहे सर, एक बात के साथी रहे से एक बात के, नो नो हाथ के शेर दहाड़े जी साल कड़ी जा, जब फिर चिंगाड़े और कंठारे पदो शेर दहाड़े, बड़ी गलती वो खाई ओ। आज मारे छुट्टी रहे ऐश आनंद, आज हमारे छुट्टी रहे ऐश आनंद, ओ लक्ष्मी चंद ने बस तहा दे दिया था तो महंगा, पर सस्ता दे दिया, और जमाना जी रसता दे दिया, फिर गोकुल आही ओ हम बचा।
ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत, गायक कलाकार थे महेंद्र समधानिया। और भाइयों अब चर्चा करें आज की नसीहत के तहत खुम्ब की अधिक पैदावार किस तरह लेवाएं। किसान भाइयों, खुम्ब की अधिक पैदावार और लाभ कमाने खातर जो है कुशल प्रबंधन के साथ साथ जो है बढ़िया किस्म का कंपोस्ट, उन्नत किस्म का शुद्ध बीज और उपयुक्त और कीटाणु रहित केसिंग, साथ में जो खुम्ब भवन है उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में पर्यावरण व्यवस्था और जो फसल की रोगों और कीड़ों से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखें तो खुम्ब की जो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। और किसान भाई कुछ एक बातों का ध्यान रखें तो खुम्ब की पैदावार जो है किसान भाई ज़्यादा ले सके हैं। जिस तरह एक तो खुम्ब उत्पादन जो कक्ष है, जो कमरा है, हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बना हुआ है ताकि शुद्ध हवा और तापमान की जो है उचित व्यवस्था उसमें बनी रहे। यानी कि जो खुम्ब जिस कमरे में हमने खुम्ब पैदा करनी है उस कमरे ने हमेशा पूर्व पश्चिम की दिशा में बना हुआ है ताकि सीधी शुद्ध हवा उसमें तय आर पार निकलती रहे। साथ में भाइयों खुम्ब भवन में जो बिजली है और पानी है इसका प्रबंध भी बढ़िया रखें और ज़रूरत के हिसाब तो उसना बदल भी सकें। साथ में जो खुम्ब भवन है उसमें ताज़ी हवा न जो है बाहर तक अंदर भेजने खातर और दीवार में जो है पंखे इस तरह लगावें कि वे जो है दबाव द्वारा जो है बाहर की हवा ने अंदर फेंक सकें। यानी कि शुद्ध हवा जितनी अंदर आओगी उतना बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ भाइयों खुम्ब उत्पादन खातर जो है कमरे का आकार जो है वो 35 बाई 25 बाई 12 वो तो सबसे बढ़िया रहेगा। और उसमें 5 शेल्फ से जो है लगभग 18 से 20 टन कंपोस्ट जो है उसमें तय ली जा सके है। और खुम्ब उत्पादन वाला जो कमरा है उसका भाइयों उस तरह बनाओ उसने कि इस कमरे में जो है दूसरी कमरे की जो हवा है या जो दूषित हवा है वो इसमें ना आ सके। कोशिश हमने रखनी है कि खुम्ब का जो कमरा वो इस तरह बनावा कि जो उसमें हवा शुद्ध उसमें तय आर पार निकलती रहे ताकि जो है खुम्ब का उत्पादन ज़्यादा कर सकें। और कंपोस्ट के समय भाइयों खुम्ब उत्पादन में जो सही पदार्थ हैं उसमें कंपोस्ट तैयार करें और आसानी से और जो सस्ते उपलब्ध हो जाए। साथ में कंपोस्ट हमेशा भाइयों पक्के फर्श पर ही बनावें और पक्के फर्श के साथ साथ ऊपर की जो छत हो तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो है। यानी कि जो हम फर्श ले रहे हैं उस पर अगर छत हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और कंपोस्ट बनाने तक पहला भाइयों फर्श पर 2% फार्मेलिन का जो घोल है वो ज़रूर डालें। फर्श ने पहला उपचारित कर लें ताकि रोगों और कीड़ों का संक्रमण तो उसने हम बचा सकें। और साथ में भाइयों कंपोस्ट बनाते समय पानी की मात्रा शुरू में इतनी रखें कि जिप्सम मिलाने के बाद जो है कंपोस्ट में पानी ना डालना पड़े, क्योंकि बाद में भाइयों पानी डालना है तो वो फिर जो है उसमें चिकनापन आ जाए जिस तरह खुम्ब का जो जाड़ा है वो उसमें फैलने में बड़ी परेशानी आवा है। इसलिए पहले ही जो है पानी इतना डाल लें कि बाद में पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। और कंपोस्ट तैयार करने खातर भाइयों करने के लिए जो है जितने भी साफ़ सफाई है उनका बड़ा ध्यान रखना है। कंपोस्ट का ढेर बनाते समय उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 5 फुट से ज़्यादा ना रखें। और पलटाई के दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो बाहरी सतह है उसकी खाद अंदर और अंदर वाली जो खाद है वो बाहर आ जाए ताकि पूरी तरह से जो है वो रासायनिक क्रिया जो है वो सुचारू रूप से हो सके। यानी कि हमने अच्छी तरह पलटनी है कि बाहर वाली बिल्कुल अंदर, अंदर वाली बिल्कुल बाहर आ जाए। और ढेर बनाते समय भाइयों कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1.5 से 1.25% के बीच में रखें, जबकि जो तैयार खाद है उसका स्तर लगभग 2.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तैयार कंपोस्ट का भाइयों पीएच मान जो है वो 7.2 से 7.8 रखें और इसमें अमोनिया गैस की दुर्गंध ना होने देवें। साथ में भाइयों तैयार कंपोस्ट का जो रंग है वो गहरा भूरा, चिपचिपापन उसमें नहीं होना चाहिए। साथ में जो नमी की मात्रा है वो 68% से 72% तक होनी चाहिए। और तैयार कंपोस्ट में भाइयों खुम्ब का जो बीज है वो मिलाने से पहला नमी और अमोनिया की जांच जरूर कर लें ताकि पानी और अमोनिया दोनों खुम्ब के बीज खातर इकट्ठे हो जाए तो नुकसानदायक माने जाओ हैं। इन कम करने खातर भाइयों 3-4 दिन के अंतराल पर पलटाई कर दें और खाद ने खुला छोड़ दें ताकि वहाँ में वो सूख जाए। और खुम्ब का बीज भाइयों मिलाने के लिए जो है कंपोस्ट की तय 6 इंच रखें, जबकि जो थैली में केवल जो है लगभग 3/4
तक उसने खाद की बरक रखें। और पीला फफूंद की रोकथाम खातर भाइयों कंपोस्ट में प्रति क्विंटल कंपोस्ट में लगभग 1.5 लीटर फार्मोलिन और 75 ग्राम बावेस्टीन ने 50 लीटर पानी में घोल कर कंपोस्ट में छिड़क दें। और ये छिड़काव जो है 2 दिन के लिए करने के बाद जो है छिड़काव करने के बाद 2 दिन खातर उसने ढक कर रख दें। और बीज और बिजाई के समय भाइयों इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा अच्छी किस्म का और शुद्ध ताज़ा बीज इस्तेमाल करें। और खुम का बीज खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि भाइयों अनाज के जो है हरे दाने पर खुम के फफूंद का सफ़ेद और रेशम की तरह का जो है चमकीला जाड़ा हो। और कंपोस्ट में भाइयों हमेशा खुम का बीज जो है 5 से लेकर लगभग 7.5% की दर तय मिलाना चाहिए, यानी कि 500 से 750 ग्राम प्रति क्विंटल मिलावें। तो इन बातों का ध्यान रखकर भाइयों खुम की किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके हैं। और खुम की पैदावार के साथ साथ भाइयों एक ज़रूरी सूचना भाइयों है कि दिल्ली मेला ग्राउंड IARI पूसा यहाँ पर जो है 17 और 18 अक्टूबर को एग्री स्टार्टअप किसान मेला, कृषि मेला और कृषि सम्मेलन, साथ में बदलते हुए कृषि परिदृश्य और तकनीक में जो बदलाव आ रहे हैं इस विषय पे मेला है। तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है 17 और 18 तारीख ने मेला ग्राउंड IARI पूसा दिल्ली पहुँच कर जो है खेती बाड़ी में हो रहे जो बदलाव हैं, खेती बाड़ी के जो परिदृश्य में जो बदलाव हो रहे हैं, तकनीकों में जो बदलाव हो रहे हैं, इसकी जानकारी ले सके हैं। और भाइयों अब चर्चा करें प्राकृतिक खेती, गोबर, पानी और खाद की। क्योंकि भाइयों आज के समय में प्राकृतिक खेती हमारी ज़रूरत है, क्योंकि रासायनिक खाद का जितना हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पानी, हवा, मिट्टी सब जो है वो दूषित होने लग रहे हैं। तो उसी में जो है जैविक खाद का निर्माण हम किस तरह करें, तो इस पर भी थोड़ी सी बात करें। तो गोबर की जो खाद बनाने की जो सही तरीका है वो क्या है। गोबर की खाद तो वैसे हमारे किसान भाई बनाए हैं, लेकिन आमतौर पे गोबर में खाली बस कुरडी पर डाल दो और छोड़ दो, तो इस तरह जो हमने खाद मिलेगी वो खाद इतनी बढ़िया नहीं है। तो कुछ एक सावधानी बरत के हम गोबर की बढ़िया, अच्छी और जल्दी बनने वाली खाद भी तैयार कर सके हैं। गड्ढा बना के या तो ऊंची जगह पे गोबर ने इकट्ठा ना करें। अगर हम ऊंची जगह पे गोबर इकट्ठा ना होने दें ताकि जो है बारिश के समय में जो पानी है वो इकट्ठा ना हो और ढेर के ऊपर से जो है पानी बह कर ना जावे। और पेड़ के नीचे या जो हल्की छाया वाली जगह है वह सब तो बढ़िया मानी जावे है। गोबर के ढेर में शीशा है, लोहा है, प्लास्टिक है, यानी कि जो ना गलन वाली चीज़ है, इसे पदार्थ ना मिलन देवें। हाँ, रसोई का जो बचा खुचा सामान है, खाने पीने का जो सामान है वो इसमें डाला जा सके। साथ में जो पशुओं का मूत्र है वो भी हम इसमें डाल सकें हैं। और गोबर की खाद बनाने खातर जो गड्ढा है, जो ढेर है, गोबर के जो ढेर है उसकी ऊंचाई भाइयों और चौड़ाई, यानी कि ऊंचाई तो रखनी हमने 2 फुट और चौड़ाई रखनी है 5 फुट, इससे ज़्यादा ना रखें। और लंबाई जो हम कितनी भी रख सकें, ऊंचाई रखनी है 2 फुट, चौड़ाई 5 फुट और लंबाई हम कितनी भी ले सके हैं। और गोबर के ढेर में भाइयों नमी बनाए रखना ज़रूरी है और गर्मी के मौसम में नमी का हमने खास ख्याल रखना है। इसलिए इसी जगह पर या खाद बनावा जहाँ पानी की सुविधा भी बढ़िया हो। और साथ में अगर गोबर के ढेर को ढक कर रखा जावे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें जो है नमी ज़्यादा बनी रहेगी और जो धूप है उसका असर कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा। लिपाई तभी खाद जल्दी बन जाए और लिपाई ना कर पावे तो काले और मोटे पॉलीथीन तो भाइयों इसने ढक दें। 10 से 15 दिन ढेर न पलटें और फिर उसने जो है ढक्कन खातर फिर खाद न जल्दी बन जाए, यानी कि 10 से 15 दिन बाद उसने पलटे। और पलटने से कब जो पलटन वाला जो प्रक्रिया है उससे खाद हमारी जल्दी तैयार हुआ है। और अच्छी बनी हुई खाद दानेदार, सुनहरी और सुगंध वाली वो है, चाय के दाने जैसी, और इसका जो तापमान है वो सामान्य रहा है। सही खाद तैयार करने पर जो है मुट्ठी में बंद करने पर जो है लड्डू या जो लड्डू सा जो है उसका बंद बन जाए और मुट्ठी खोलने पर वह बिखर जाए, तो यह उसकी पहचान है कि अच्छी खाद तैयार हो गई है। और खेत में डालने के बाद भाइयों इसने मिट्टी में अच्छी तरह से मिलावें और खुली धूप में रखने से जो है इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएं। इसलिए घन जीवामृत के साथ मिलाकर अगर डालेंगे तो किसान भाई इसमें ज़्यादा लाभ ले पाएंगे।
साथ में भाइयों पशु मूत्र भी जो है वो अच्छी खाद का काम कर रहे हैं, और जो पशुओं का मूत्र है और पानी उसमें भी हम समान अनुपात में मिलाकर मिट्टी में डाल दें तो इससे भी जो है बढ़िया खाद तैयार हो जाए। और अगर फसल पर स्प्रे करना हो तो भाइयों 10 से 15 लीटर गौमूत्र और 90 लीटर पानी का अनुपात लेकर उसमें मिलाकर भी जो हम अच्छी तरह से उस पर स्प्रे करें तो फसलों पर जो है कीटों की समस्या का भी हम समाधान कर सकें। इसके साथ साथ भाइयों जो कंपोस्ट हम बना रहे हैं तो कंपोस्ट बनाने की भी कुछ विधि है। कंपोस्ट का मतलब जो गोबर सूखा है, हरा बायोमास है, कचरा है, खरपतवार है या जो मिट्टी के मिश्रण तक बनी हुई कंपोस्ट खाद है, साधारणतः जो गोबर की कुरड़ी वाली खाद है उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी मानी जावे है और यह जल्दी तैयार भी हो जाए। और कंपोस्ट खाद बनाने खातर भाइयों ऐसा जगह चुने जहाँ बारिश के समय में पानी इकट्ठा ना होता हो और ना ही ढेर के आसपास या ढेर के ऊपर तक पानी बह कर जाता हो। साथ में जो पेड़ के नीचे या हल्की जो छाया वाली जगह है वह सब तो बढ़िया मानी जाओ है। और इसमें भी बिल्कुल जिस तरह हमने गोबर की खाद की बात करी थी, बिल्कुल इसी तरह जो है कंपोस्ट के ढेर की ऊंचाई लगभग हम रखें 2 से 2.5 फुट और चौड़ाई जो है वो रखें 5 फुट और लंबाई हम कितनी भी कर सके हैं। और कंपोस्ट खाद बनाने खातर गोबर और जो मूत्र के अलावा फसलों का जो हरा है, सूखा चारा है, मिट्टी है, ये हम ले सकते हैं। गाजर है या जो हरी घास है, गाजर घास या जो हरी घास है उसका भी कंपोस्ट खाद बनाने खातर हम प्रयोग कर सके हैं। कंपोस्ट बनाते समय भाइयों देसी कीटनाशक में प्रयोग करे जाने वाली जो वनस्पति हैं उनका प्रयोग ना करें और थोड़ी बहुत मात्रा में यह जो है खाद में मिल जाए तो कोई डराली खास बात भी नहीं है। तो यह तो बात करी भाइयों प्राकृतिक खेती में गोबर और पानी खाद का क्या महत्व है। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों आज के किसान वाणी कार्यक्रम में यहीं तक, और इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।